हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 9th का हिंदी विषय का वार्षिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न पत्र 2025-26 को सोल्व करने वाले हैं। 3 घंटे इसका समय होने वाला है और 80 अंकों का आपका एग्जाम होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के जो सैम्पल पेपर हैं मिल जाएंगे, आप वहां से अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गद्यांश दिया है जिसे हम रीड करते हैं और उसके बाद उसके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आज भी निशा समुद्र के किनारे भाग भाग कर आती लहरों के साथ शंख और सीपियां बीन रही थी। कभी कोई लहर उसे किसी मछली की ओर छोड़ जाती तो निशा उठाकर उसे वापस पानी में फेंक देती। उसका तड़पना उसे देखा नहीं जाता। यही क्रम बहुत देर तक जारी था। अब धूप काफी तेज हो गई थी। दादी दूर बैठी निशा को यह भाग दौड़ देख रही थी। उन्होंने देखा कि निशा वापस अपने अपने आने वापस आने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो उन्होंने उठते हुए से आवाज लगाई, निशा बेटे चलो, बहुत देर हो रही है। निशा पर अभी भी उनकी आवाज का कोई असर नहीं हुआ। उसने पहले भागते हुए कुछ उठाती और लहरों के साथ खेलती हुई दूर चली जाती। दादी जी के पास जाकर उसने हाथ पकड़ा, जबरदस्ती खींचती हुई गाड़ी की ओर बढ़ी। निशा बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारी माँ इंतजार कर रही होगी, फिर वह गुस्सा करेगी। निशा ने मुंह फुलाकर आगे बढ़ने वाली गाड़ी दरवाजा खोलने लगी। ऐसा नहीं करते। दादी जी निशा के पीछे पीछे गाड़ी में बैठी और बोली। निशा का मन अभी भी दूर सागर में डूबा हुआ था। दादी जी ने प्यार से कंधा थपथपाया। सागर कहीं थोड़ी भागे जा रहा है, अगले इतवार फिर आ जाएंगे, जी भरकर खेल लेना। आप खेलने कहाँ देती है, बस यही बार कहकर वापस ले जाती हैं और अगली बार फिर जी भरकर खेलना, निशा ने गुस्से में जताया। तो हमने यहाँ पे देखी निशा की स्टोरी देखी। निशा जो क्या है, उसे समुद्र में खेलना अच्छा लग रहा था, बट दादी जी उसे मना कर रहे थे, घर जाने के लिए बोल रहे थे। तो अब इसके प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 1, निशा मछलियों को वापस क्यों पानी में फेंक देती थी? उसे मछलियां अच्छी नहीं लगती, उसे अपने हाथ से ले जाना नहीं चाहती थी, उसे तड़पता उसने देखा नहीं जाता था, दादी जी ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। तो थर्ड आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा कि उसे क्या नहीं अच्छा लगता, उसे उसे यहाँ पर तड़पता हुआ देखा नहीं जा रहा था। उसके बाद सेकंड प्रश्न देखते हैं। कथन और कारण को पढ़कर उत्तर देना है हमको। निशा का मन समुद्र की लहरों लहरों और खेलों की तरह पूरा ऊब चुका था। नहीं, बिल्कुल नहीं उबा था, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी। उसे समुद्र तट की सुंदरता और प्रकृति के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। तो ये वाला कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कथन एक गलत है और कारण सही है। तो यहाँ पे सेकंड आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। थर्ड देखते हैं। गद्यांश के अनुसार निशा के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता झलकती है? उसे प्रकृति से प्रेम था, जीवों पर दया थी, हिंसा बिल्कुल नहीं थी, सागर से घृणा करने वाली थी, ये नहीं। तो फर्स्ट एंड सेकंड मतलब कि ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। गद्यांश के अनुसार निशा के गुस्सा के कारण क्या था? गुस्सा का कारण क्या था कि उसकी दादी उसको कह रही थी कि भाई घर चलो, लेट हो रही है, और उसको भी वहां पर खेलना था। अभी आंसर देखते हैं, दोनों का साथ में देखेंगे। नेक्स्ट आंसर देखते हैं। गद्यांश में निशा का मन अभी भी कहीं दूर सागर में डूबा जा रहा था, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? तो देखते हैं दोनों का ही आंसर। निशा के गुस्से के दो कारण थे। पहला, दादी जी उसे बार बार खेलने से मना करके उसे घर ले जाने के लिए कह रही थी, और दूसरा, उसे हर बार लग रहा था कि अगले रविवार को जी भर खेलने का वादा किया जाता है और उसे खेलने नहीं दिया जाता है। तो आप इस तरीके के कोई भी आंसर अपने शब्दों में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आंसर देखते हैं। आपको उस पंक्ति का अभिप्राय बताना था कि गाड़ी में बैठने के बाद निशा का ध्यान और उसकी यादें अभी भी समुद्र की लहरों और वहां के वातावरण में अटकी हुई थी। जब वो गाड़ी में बैठ जाती है तो उसका मन अभी भी उसी समुद्र में, उसमें ही डूबा हुआ है, वहीं उसका मन कर रहा है, इसीलिए वह अभी भी उसका मन वहीं अटका हुआ है। इसीलिए वह शारीरिक रूप से तो वहां से हट गई है, लेकिन मानसिक रूप से अभी भी सागर के पास ही है। अब नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि हमें काव्यांश को पढ़ना है और उसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जिसे सूझबूझकर भी, एक सेकंड, जिसे सूझबूझकर भी नहीं सूझ पाता, नहीं बात बिगड़ी हुई जो बनाता, फिसल कर संभलना जिसे न है आता, न ही अपने पांव उखड़ा हुआ जो जमाता, पड़ेगा उसके सुखों पर क्यों न ताला, सदा ही रहेगा वह क्यों कसाला, रंगा जो नहीं रंगते में समय की, नहीं रहा कांटों भरी जिसने तय की। तो देखो क्या हल्का सा अगर समझाऊं भी तो मैं, जैसे जिसे समझ में नहीं आती, बिगड़ी हुई बात बनानी नहीं आती, फिसल कर जो नहीं संभलता, अपना पांव जो जमाता नहीं है, जो सुखों पर जिसने ताला लगाया है और हमेशा क्यों दुख में रहता है, रंगों समय के रंग में वो रंगता नहीं है, जिसने कांटों भरी राह को तय किया है वह बहुत कपाती हुई भय उसको लगता है, नहीं ताना जिसने सुनी नीति, गला फिर क्यों उसे कसेगा, उजड़ता हुआ घर न बसेगा, नहीं देखा जो क्या हो रहा है, अब न जागा सो पड़ा, सो बुरे बीज उसने बो रहा है, बचा
बचा मान मान जो दिन ब दिन खो रहा है, भला ठोकरे खाएगा न कैसे, रसलता चला जाएगा वह कैसे। देखो क्या कह रहा है, जो कि नीति की नहीं सुन रहा है वो कहीं ना कहीं जाके फंसेगा। उसका उजड़ा हुआ घर जो बसा नहीं पा रहा है, वो नहीं देख पा रहा है कि क्या हो रहा है। जो अभी भी सो रहा है, जगह नहीं है, जो बुरे बीज बो रहा है, एक ना एक दिन उसे सब कुछ खोना पड़ेगा। अभी भला ठोकरे खाएगा न, क्यों वह ठोकरे क्यों नहीं खाएगा अगर उसने बुरे बीज बोए हैं, अपने समय की वैल्यू नहीं की है, तो वह ये सब कैसे कर पाएगा। तो एक हल्का सा समझा दिया है मैंने आपको इजी शब्दों में। अब इसी के हम प्रश्नों के आंसर्स देखते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न देखते हैं, कविता के अनुसार कैसा व्यक्ति जीवन में असफल होता है? जो सही निर्णय नहीं लेता, जो समय के साथ नहीं बदलता है, जो गिरकर संभलना जानता है, जो डरपोक व आलसी नहीं है। तो देखो कौन, जो समय के साथ अपने आप को नहीं बदलता है वो व्यक्ति जीवन में असफल रहता है। तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। काव्यांश के अनुसार बुरे बीज अपने लिए बो रहा है, कविता में क्या अभिप्राय है? व्यक्ति बुरे बीजों की खेती करता है, व्यक्ति बीजों को पहचानता नहीं है, व्यक्ति दूसरों की बातों में आ जाता है, व्यक्ति अपने विनाश का कारण बनता है। तो इसका आंसर यहाँ पे, एक सेकंड, इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा। फोर्थ, व्यक्ति अपने ही विनाश का बुरे बीज बो रहा है, मतलब अपने विनाश का खुद ही कारण बन रहा है। तो फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कथन और कारण है। कवि ने निष्क्रिय और भयभीत व्यक्तियों की आलोचना की है। कवि ने निष्क्रिय व्यक्ति को की और भयभीत व्यक्तियों की आलोचना की है, सही है। ऐसा व्यक्ति समय के साथ चलने और परिस्थितियों से जूझने में असमर्थ होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, कारण, कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो सही कथन है लेकिन कारण की व्याख्या भी सही है, थर्ड हो जाएगा। देखो ये जरूर देख लेना कि क्या कहा जा रहा है, कथन सही है और कारण की सही व्याख्या है। तो थर्ड आंसर इसका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, काव्यांश में कवि ने जागरूकता और कर्मशील होना क्यों आवश्यक बताया? क्योंकि अगर हम जागरूक होंगे तभी अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, काव्यांश में सुख और दुख के बीच में क्या संबंध बताया है? तो देखते हैं दोनों के ही आंसर हम। कवि ने देखो जागरूकता और कर्मशीलता को इसलिए बताया है, आवश्यक बताया, क्योंकि जो व्यक्ति समय के साथ नहीं जागता, आलस्य में पड़ा रहता है, वह अपने मान सम्मान सुखों को खो देता है। वो क्या करता है? अपने मान सम्मान और अपने सुखों को खो देता है। जीवन की बाधाओं या कांटों, जीवन की जो बाधाएं हैं उसमें लड़ने के लिए कर्मशील होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, तो कर्मशील होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे कि हमारा मान सम्मान और हमारे सुख जो है वो बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, काव्यांश के अनुसार सुख और दुख के बीच में क्या संबंध है? कि जो व्यक्ति समय की चुनौतियों का सामना नहीं करता, बात बात पर कांपता है, सुखों का ताला लग जाता है और सदा कष्ट में रहना पड़ता है। मतलब जो व्यक्ति चुनौतियों, जो लाइफ में जो चुनौतियां आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनका सामना नहीं करता और बार बार में डरता है कि ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, तो उसके सुखों पर ताला लग जाता है। मतलब उसके लिए सुख आना मुश्किल हो जाता है और वह सदा कष्ट या कसाला में ही पड़ा रहता है, दुख में ही पड़ा रहता है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन खुद कर्मशील होकर मेहनत नहीं करता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब हमारे यहाँ पे आप देखेंगे, अब आपके प्रश्न नंबर 3 है, जिसमें आपको 4 प्रश्न करने हैं और उपसर्ग और प्रत्यय। तो पहले एक बार देख लेते हैं, फिर आंसर साथ में देखेंगे। निर उपसर्ग लगा के एक शब्द बनाइए। निर्मल हो जाएगा, निर्हद्या हो जाएगा, कुछ भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। प्रयोगशाला में निहित उपसर्ग बताइए। तो प्रय यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रयोगशाला में प्रय यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा। जहरीला शब्द में निहित एक प्रत्यय बताइए। तो ईला, ईला यहाँ पे क्या हो जाएगा? जहर प्लस ईला, जहरीला। आवट शब्द सुनकर यहाँ पे खिलावट सुन सकते हैं आप, खड़खड़ाहट सुन सकते हैं ना, कुछ भी लिख सकते हैं। कड़वाहट शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द बताइए। तो कड़वा यहाँ पे क्या हो जाएगा? मूल हो जाएगा। तो देखो इसे कड़वाहट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक प्रत्यय लगा के एक शब्द बनाना था। तो आंसर देखते हैं इनके। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले निर से निर्मल, निर्दोष। प्रयोगशाला में प्रय उपसर्ग है। जहरीला में ईला यहाँ पे प्रत्यय है। आवट से बनाना था तो सजावट, लिखावट, कड़वाहट, कुछ भी लिख सकते हैं। कड़वाहट में मूल शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा? कड़वा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर 4 प्रश्न करने और समास से आधारित है। देश के लिए भक्ति समास विग्रह क्या हो जाएगा? देशभक्ति। प्रति वर्ष शब्द में उपयुक्त समास बताइए। तो जहाँ पे प्रति और यथा आता है वो अवयवी भाव समास होता है। काला पानी शब्द में निहित समास बताइए। काला पानी यहाँ पे हो जाएगा आंसर। नवरत्न 9 ग्रहों का समूह है। और बहुब्रीहि समास का एक उदाहरण दीजिए। तो आइए देखते हैं इन सभी के आंसर। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे कहा, देखो यहाँ से देखते हैं। तो सबसे पहले समस्त पद यहाँ पे क्या हो जाएगा? देश के लिए भक्ति, मतलब कि देशभक्ति। प्रतिवर्ष में क्या है? अवयवी भाव समास। काला पानी कैसा समास है? कर्मधारय समास। काला पानी कैसा है? कर्मधारय समास। उसके बाद 9 विग्रह, 9 रत्नों का समूह है। 9 रत्न थे ना, 9 रत्न, उसको हम क्या कहते हैं? 9 रत्नों का समूह है। और हमें उदाहरण देना था तो पीताम्बर, पीताम्बर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये सारे प्रश्न के आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही आपका एग्जाम में आने वाले हैं, तो अच्छी सी तैयारी जरूर कर लीजिएगा।
तो समास के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। बहुब्रीहि समास ऐसा होता है जहाँ पे कोई भगवान का नाम आ जाए, कोई भी भगवान का नाम आ जाता है तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अवयवी भाव समास में अगर आप समझे तो यथा या प्रति, ये दो शब्द जरूर होते हैं अवयवी भाव समास में, 90% तक ऐसा होता है। द्वंद्व समास में ऐसा होता है जहां पे और आता है, जैसे माता और पिता, जहां पे योजक चिन्ह लग जाएगा, माता और पिता, दिन रात, है ना। तो ये द्वंद्व, द्वंद्व मतलब कि कंफ्यूजन, तो दो चीजें होती है लेकिन एक दूसरे के लगभग अपोजिट होती है, दिन रात, है ना। और द्विगु, द्विगु में दो नजर आ रहा है ना आपको, तो दो जहां पे संख्यावाचक आता है। तो ये मेन समास मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं जहां से आप अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताना है, 4 प्रश्न करने हैं। शायद तुमने ठोकर मारकर जूता तोड़ दिया। क्या तुमने, अब इसको वाक्य प्रश्नवाचक में लाना है। क्या तुमने ठोकर मारकर जूता फाड़ दिया। कड़ी पोत का रास्ता नहीं खुला, इसे विधान वाक्य में बदलना है। देखो कौन कौन से, एक प्रश्नवाचक होता है जहां पे क्वेश्चन बनाना होता है। विधानवाचक क्या होता है, जिससे सरल एकदम से, सूर्य उगा है ना, सूर्य उग्र अस्त होता है, सूर्य उदय होता है, तो ये जनरल जो शब्द होते हैं उसे हम विधानवाचक कहते हैं। तो कपीड़ पोल का रास्ता नहीं खुला है, तो नहीं यहाँ से हटा देंगे क्योंकि निषेधवाचक हो जाता है। जब नहीं का यूज हो जाता है, नहीं या मत का यूज हो जाता है तो वो निषेधवाचक हो जाता है, ठीक है। तो क्या होरी का गोदान हो गया है, संदेहवाचक बनाना है। संदेहवाचक में जहाँ पे शायद और शायद यहाँ पर यूज होता है तो उसे क्या कहते हैं, क्या यहाँ पे लिखेंगे शायद होरी का गोदान हो गया है, यहाँ पे हम शायद यूज कर देंगे। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गई, निषेधवाचक मतलब नहीं का यूज करना है। बस ये ट्रिक समझ जाओ आप, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, नहीं का यूज करना है। झूरी बैलों को देखकर गदगद नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद जब दादरी मार पड़ेगी तो भाग जाएगा, इसमें वाक्य का भेद बताना है। तो आइए इन सभी प्रश्न का आंसर करते हैं। तो देखो पहले में क्या हो जाएगा, क्या तुमने ठोकर मारकर जूता फाड़ दिया है, तो फर्स्ट प्रश्न का। कलिंपोंग का रास्ता खुल गया है, ये इसका सेकंड हो जाएगा। शायद होरी का गोदान हो गया है, देखो हमें क्या बनाना था, इसमें संदेहवाचक में तो हमने शायद लगा दिया, यहां से हमने नहीं को था वो हटा दिया, ठीक है। यहां हमने क्या ऐड कर दिया प्रश्नवाचक में, झूरी बैलों को देखकर गदगद नहीं हुआ, तो ये भी क्या हो जाएगा, नहीं ऐड कर दिया क्योंकि निषेधवाचक बनाना था। और अगला जो प्रश्न है वो कैसा है, संकेतवाचक, उसमें संकेत दिया जा रहा है। एक बार फिर देख लेते हैं। तो देखो क्या कहा जा रहा है, जब दोहरी मार पड़ेगी तो भाग जाएगा, एक तरह का संकेत दिया जा रहा है, जब ऐसा होगा तो वैसा किया जाएगा, तो उसे हम संकेतवाचक कह देते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, संकेतवाचक। नेक्स्ट अलंकार है, हमें अलंकार देखने हैं। जन्म भूमि में सकल सुख सुषमा समवेत, देखो स की पूर्णावृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास, जब भी एक जो वर्ड है उसकी पूर्णावृत्ति होती है, एक शब्द की पूर्णावृत्ति होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अनुप्रास। पूरी हुई लालसा माँ की देख लालसा लाल, तो यहाँ पे देखो लालसा लाल मतलब पूरी हुई लालसा लालसा, देखो दो बार आ गया ना। जब शब्द की पूर्णावृत्ति होती है, तो जब शब्द की पूर्णावृत्ति होती है तो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं, शब्द की, है ना। पूरी हुई लालसा माँ की लालसा देखे ना, तो जब शब्द की, पूरे एक शब्द की, जब एक वर्ण की जब होती है तब हम उसे कहते हैं स की हो रही थी तो उसे अनुप्रास कहते हैं। जब एक पूरे शब्द की होती है तब उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु शायद, तो अभी आपको पता चल जाएगा इसमें भी क्या है, अनुप्रास ही है। बरस रहा बादलों से जल फिर भी हृदय मेरा जल रहा है, तो इसमें देखो क्या कहा जा रहा है, बरस रहा बादलों से जल फिर भी मेरा हृदय जल रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्यों यमक नहीं कहा, क्योंकि दोनों जल क्या है, एक दूसरे से अलग है ना। एक में तो कहा है बादलों का जल मतलब पानी, और दूसरा जल का मतलब क्या है, जलना, है ना। तो जब दोनों ही यहाँ पे, तो दोनों लगभग शब्द सेम से थे, इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर हम इसे रूपक अलंकार कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, रूपक अलंकार, ठीक है। इसके बाद सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि अभिविधि चोर व्याभि चोर, तो आइए इनके सभी के आंसर्स देखते हैं। तो देखो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि सै वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास। सेकंड में हम देखेंगे क्योंकि लाल सा, यहाँ पे उपमा भी चलेगा, लेकिन यमक अलंकार, क्योंकि लाल शब्द के अर्थ 2 बार आया है तो यहाँ पर ज्यादा क्या है, यमक अलंकार हो जाएगा। थर्ड में तय की आवृत्ति बार बार आ रही है तो अनुप्रास हो जाएगा। उसके बाद में रूपक अलंकार, क्योंकि दोनों ही जो जलना है वो अलग अलग शब्द है, एक जल मतलब पानी हो जाएगा, एक का मतलब जलना हो जाएगा, तो विरोधाभास हो रहा है, तो उस समय हम कौन सा यूज करते हैं, रूपक अलंकार। और लास्ट में यहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा। सबरन के 3 अर्थ होते हैं, सुबरन के यहाँ पे 3 अर्थ है, तो ये कौन सा हो जाएगा, श्लेष अलंकार। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, पद्यांश दिया गया है, और ये पठित मतलब आपके चैप्टर में से लिया गया है। हम इसे रीड करते हैं, फिर क्वेश्चंस के आंसर जल्दी से करेंगे। अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई, मेरे परिवार में 200 वर्ष के बाद कोई लड़की
कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है कि पहले लड़कियों को पैदा करके परमधराज को भेज देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की, हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई, मुझे सबने सहना नहीं पड़ा, अन्य लड़कियों को जो सहना पड़ता था। मेरे परिवार फारसी और उर्दू जानते थे, पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी, हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। मेरे माता जबलपुर से आई थी, साथ ही हिंदी लाई। वे पाठ पूजा करती थी, उन्होंने बहुत मुझे पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। वे कहते थे हम विदेशों में आएंगे। मेरे संबंध बहुत विचार ऊंचा रखा, इसलिए हमने पंचतंत्र भी मैंने पढ़ा है, संस्कृत भी पढ़ी है। मैं अवश्य चाहते थे कि उर्दू फारसी सीखूं, लेकिन मेरे वश की नहीं थी। मैंने एक दिन मौलवी साहब को देखा तो दूसरे दिन चारपाई के नीचे जा छिपी। जब पंडित जी आए तो संस्कृत पढ़ाने लगे। माँ ने थोड़ा संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। तो यहाँ पे हमने चैप्टर पढ़ लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके प्रश्न देखते हैं। गद्यांश के अनुसार लेखिका के परिवार के बारे में कौन सी बातें सही थी? परिवार 200 वर्ष तक कोई लड़की नहीं हुई थी, तो देखो हाँ ये स्टेटमेंट सही है। परिवार की कुल देवी दुर्गा थी, ये भी सही है। परिवार में अंग्रेजी और हिंदी का समान वातावरण था, या इसके अलावा पिता फारसी और उर्दू जानते थे। तो देखो यहाँ पे क्या ये वाली, देखो ये स्टेटमेंट सही है कि लड़की नहीं थी, परिवार कुलदेवी को मानते थे, अंग्रेजी और हिंदी का वातावरण नहीं था। वो तो मदर आई थी तब हिंदी बोलने लगे, तो पिता तो सिर्फ अंग्रेजी ही जानते। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो कौन सा आंसर, थर्ड आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही। फोर्थ आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। गद्यांश में परम धाम भेजने का प्रयोग किस अर्थ के लिए किया जाता था? तीर्थ यात्रा के लिए, बाल विवाह करना, घर से निकालना, या हत्या कर देना। तो परम धाम का यहाँ पे मतलब क्या है कि जब लड़की होती थी तो उसकी हत्या कर दी जाती थी। तो फोर्थ आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है। कथन और कारण को पढ़कर उपयुक्त हमें देना है। लेखिका ने उर्दू फारसी में उत्साह से सीखी थी। बिल्कुल, उसने कहा था मुझे अच्छी नहीं लगी थी, डर गई थी। लेकिन लेखिका की उर्दू फारसी में बहुत रुचि थी। दोनों ही चीजें यहाँ पे गलत है, कथन और कारण दोनों ही गलत है। तो फोर्थ हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, तीनों का ही फोर्थ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। गद्यांश के अनुसार लेखिका की माँ से जुड़ी कौन सी बातें सत्य है? वह जबलपुर से आई थी, थोड़ा उर्दू जानती थी, नहीं वह गीता में विशेष रुचि थी, और वह धार्मिक भी थी। तो तीन बातें सही है। तो कौन सा आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो थर्ड आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। गद्यांश के अनुसार लेखिका के पिता कौन सी भाषा आती थी? लेखिका के पापा को कौन सी भाषा आती थी? अंग्रेजी, अभी हमने देखा। तो सेकंड आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में 4 प्रश्न हैं, जिनमें से 3 प्रश्न आपको करना है। तो पहले तीनों प्रश्न साथ में देखते हैं, उसके बाद में आंसर करेंगे। लेखिका महादेवी वर्मा सुभद्रा जी की चांदी के कटोरे में खीर क्यों नहीं खिला पाई? लेखिका महादेवी वर्मा जो थी वो सुभद्रा जी को चांदी के कटोरे में खीर क्यों नहीं खिला पाई? सेकंड देखते हैं। पाठ प्रेमचंद्र के फटे जूते के आधार पर हरिशंकर परसाई के लेखन की 2 विशेषता बताइए। गैन से क्वेश्चन देखिए। सांवले सपनों की याद सालिम अली की पक्षियों के प्रति चिंता को व्यक्त करता है। सपने से पक्षियों के बारे में चिंता बताई गई है ना। आपके अनुसार वर्तमान के समय में पक्षियों को किसका खतरा है, ये बताना है। पाठ 2 बैलों की कथा को उदाहरण देते हुए सिद्ध कीजिए कि हीरा मोती सच्चे मित्र थे। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम साथ में ही देखते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। सुभद्रा जी के समय तक वह कटोरा महादेव जी ने गांधी जी को देश के नाम स्वराज फंड के लिए दान में दे दिया था, इसीलिए वह उन्हें खीर नहीं खिलाई। तो सुभद्रा जी जब उनके घर पे आई थी तो वो जो कटोरा था गांधी जी को देश के नाम कर दिया था, कि दान दे दिया था, इसीलिए वो सुभद्रा जी को क्या नहीं खिला पाई थी, खीर नहीं खिला पाई थी। सेकंड देखिए। परसाई जी ने लेखक में व्यंग को प्रधानता दिया। पहले किसको प्रधानता दिया, बड़ा व्यंग दिए हैं उसके अंदर। वे सामाजिक कुरीति और दिखावे की संस्कृति पर तीखा प्रहार करते हैं। तो 2 विशेषता बतानी थी इस चैप्टर में आपको। एक तो एक व्यंग्यात्मक है कि कहानी पर, व्यंग मतलब कि टोंट होता है, हिंदी में हम जनरल भाषा में से टोंट कहते हैं। एक तो व्यंग्यात्मक था, और सेकंड क्या था, देश की कुरीतियां और जो दिखावा है, दिखावे की संस्कृति है, उस पर उन्होंने तीखा प्रहार किया था। नेक्स्ट देखो। वर्तमान में पक्षियों को मोबाइल टावरों की रेडिएशन से, बढ़ते प्रदूषण से, पेड़ों की कटाई से, ग्लोबल वार्मिंग जैसे खतरों का सामना करना पड़ रहा है। तो वर्तमान में पक्षियों को क्या क्या दिक्कतें हो रही है? एक तो सबसे पहले जो रेडिएशन आता है उससे, इसमें हमने मूवी भी देखी थी रोबोट 2 जो आई थी, वो उसी से रिलेटेड थी। उसके बाद बढ़ते प्रदूषण से रिलेटेड, पेड़ों की कटाई से रिलेटेड, और ग्लोबल वार्मिंग जो है, इनसे रिलेटेड जो सामना है उनको करना पड़ रहा है। हीरा और मोती की सच्ची मित्रता तब दिखती है जब कांजी होश ने हीरा ने रस्सी नहीं तुड़वाई, क्योंकि मोती बंधा हुआ था। अंत में भी दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। जब कांजी होश में थे तो वो चाहता तो हीरा अपनी रस्सी तोड़वा सकता था, लेकिन उसने नहीं तुड़वाई, क्योंकि मोती भी क्या हुआ था, उस समय बंधा हुआ था। तो ये क्या चीज दिखाता है कि मित्रता, सच्ची मित्रता दिखाता है, और अंत तक दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पर एक हमें पठित का वाक्यांश दिया।
हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुर्जा डारी, स्वान रूप संसार हूँ भूकन दे जकमारी। वो क्या कह रहे हैं, हस्ती ज्ञान की होनी चाहिए भाई, दिखावे की नहीं होनी चाहिए। स्वान रूप संसार का भूकन दे जकमारी, मतलब हमें दिखावे का संसार नहीं करना है, हमें क्या करना है भाई, अगर हमें अच्छा है, स्वान रूप संसार है भूकन दे जकमारी। काबा फिरी कांसी भया राम ही भया रहीम, मोटू चूंद मैदा भया बकी करीबा जीम। ऊंचे कुल का जन्म ये न करनी ऊंची होए, सुर कलश सूरा भरा साधु निंदा सोए। तो थोड़े थोड़े देखो भी हस्ती ऊंची होनी चाहिए। उसके बाद में हमें दिखावे के लिए नहीं जीना चाहिए। कबीर यहाँ पे कहता है कि राम भया रहीम, राम का नाम जपने से, हमें ऐसे से कहने से कुछ नहीं होगा। मोटा चूंद मैदा भया कब बैठी कबीरा जीम, भाई जब कुछ खाने के लिए कबीरा जीम ने बैठा तो भाई सिर्फ जून देना, ये थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, ज़्यादा मुझे से मतलब वो नहीं। और आंसर्स हम देख लेंगे। ऊंचे कुल को जन्मी, ऊंचे कुल का जो जन्मा है उसे कुछ काम भी ऊंचा करना है। इसके अलावा सुबरन कलश सुरा भूप साधु निंदा खोए, अगर आम आदमी ही क्या करना, अगर जो साधु है वही निंदा करने लग जाए तो साधु निंदा होए तो वो सीधी निंदा होगी। तो इसको अगर इस चैप्टर को अच्छे से समझना है तो कमेंट कर दीजिएगा, जिसके अंदर हर एक चीज़ को मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगी। यहाँ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैंने डिटेल में समझाना शुरू कर दिया। तो आइए देखते हैं इनके आंसर। तो देखो फर्स्ट में देखो, दोहों में संसार की तुलना किससे की गई। देखो ये स्वान दिया ना, स्वार रूप संसार, मतलब कि संसार कैसा है, कुत्ते के जैसा है जो भूख देते ही झक मारना शुरू कर देता है, मतलब ऐसे करना शुरू कर देता है। तो संसार की तुलना किससे की गई, कुत्ते से की गई। तो फोर्थ हमारा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, प्रस्तुत पद्यांश में संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ज्ञान के लिए साधना और संयम आवश्यक है। हिंदू मुस्लिम में भेदभाव का विरोध किया गया है। कुल से व्यक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध होती है। कुल में जन्म, जरूरी नहीं है कि अच्छे कुल में जन्मे की भी श्रेष्ठ हो, नहीं ना। अच्छे कुल में जन्मने के बाद कर्मों से जो व्यक्ति है वो श्रेष्ठ सिद्ध होता है। सोने के कलश की साधु सदा ही निंदा करते हैं। तो देखो यहाँ पे कौन सा कथन सही है बताना है हम। तो यहाँ पे कथन बताना है। तो देखो पहला कथन सही है, और हिंदू मुसलमान में भेदभाव का विरोध भी किया गया है ये, और ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, सही नहीं है कि कुल से व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं होता, और सोने की कलश कि साधु सदा ही निंदा करते हैं, ये भी कलश सही नहीं। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या हमारा जो है वो आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कथन और कारण देखना है। कबीर ने राम रहीम की एकता को दर्शाने के लिए आटे और मैदे का उदाहरण दिया है, सही है। आटा और मैदा दोनों में ही गेहूं से बनते हैं, वैसे ही राम रहीम ईश्वर के ही रूप है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट दोनों ही सही है। तो सही कारण है, सही कथन है, दोनों ही यहाँ पे सही हो जाएगा। थर्ड आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है। प्रस्तुत दोहों के अनुसार काबा और काशी क्या है, दो तीर्थ स्थलों के नाम है। ये क्या है, दो तीर्थ स्थलों के नाम है। तो थर्ड आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रस्तुत दोहों के अनुसार व्यक्ति की प्रशंसा किस आधार पर होनी चाहिए, कर्म के आधार पर। व्यक्ति की प्रशंसा कैसे होनी चाहिए, कर्म के आधार पर। कुल धन और पद के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर जो व्यक्ति की प्रशंसा होनी चाहिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में यहाँ पे हमें 3 प्रश्न करने हैं और 25 से 30 शब्दों के बीच में आंसर देने हैं। तो आइए पहले प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद उनके आंसर देख लेंगे। यदि किसी भी समाज में बच्चे काम कर रहे हैं तो समाज में क्या कमियां विद्यमान है। देखो समाज में काम अगर बच्चे करें तो यहाँ पे बाल मजदूरी हो जाती है, जो कि किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। यहाँ पे समाज की पूरी तरह से कमियां हैं कि बच्चे को पढ़ाई नहीं मिल रही है, बच्चे को रोटी नहीं मिल रही है, इसीलिए तो वो काम कर रहा है ना, परिवार में कोई है नहीं उसके देख रेख के लिए। कविता मेघ आए में मेघों के आने से पेड़ और तालाब में क्या किया। जब मेघ आए तो पेड़ और तालाब खुश हो गए क्योंकि बारिश होगी, है ना। श्री कविता ग्राम श्री में वर्णित गांव की किन्हीं 2 विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। कविता कैदी और कोकिला के अनुसार ब्रिटिश राज में कैदियों ने किस तरह से उन्हें पीड़ा दी थी, ये बताना है। तो ये चारों ही प्रश्नों के उत्तर हम साथ में करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1, यह दर्शाता है कि समाज में आर्थिक असमानता है, शिक्षा के समान अवसर नहीं है, बच्चों के प्रति संवेदनशीलता कम हो गई। तो सीधे सीधे शब्दों में, आसान से शब्दों में बताना है कि समाज में आर्थिक समानता नहीं है, सभी के पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तभी तो नौकरी कर रहा है बच्चा, और नौकरी कर रहा है तो उसको शिक्षा नहीं मिल रही है, और शिक्षा नहीं मिल रही है इसके मतलब लोग बच्चों के प्रति संवेदनशील नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, मेघों से आने कर पेड़ की गर्दन उकचाकर झांकने लगते हैं। पेड़ अपनी गर्दन उकचाकर मतलब ऊंची कर झांकने लगते हैं। तालाब खुशी से हर्षित होकर पानी भर लाते हैं, मतलब पूरी तरह से तालाबों में पानी भर जाता है। तो आपको 2-3 चीजें बतानी थी यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, गांव की विशेषता बतानी थी कि चारों ओर हरियाली और फूलों की तरह महक जाता है। उसके बाद में गाँव प्राकृतिक रूप से सुंदरता से भरपूर है जो मन को मोह लेती है। पहले तो क्या, गांव को चारों तरफ हरियाली ही हरियाली आ जाती है, फूल खिल जाते हैं, नदियों में पानी आ जाता है, कुछ भी आप गाँव के बारे में लिख दीजिए, सब चारों तरफ चहक महक हो जाती है, गाँव में भरपूर सुंदरता छा जाती है।
किस तरह का व्यवहार किया जाता था। ब्रिटिश राज में कैदियों को कोल्हू चलाना पड़ता था, पत्थर तोड़ने पड़ते थे और भरपेट खाना भी उन्हें नहीं मिलता था। मतलब कोल्हू चलाना पड़ता था उनको, दिन रात पत्थर तोड़ने पड़ते थे और अगर भरपेट जो खाना था टाइम पे वो भी उनको नहीं मिल पाता था, बेसिक सुविधाएं भी उन्हें नहीं मिल पाती थी। तो ये हमारे 4 प्रश्न हो गए। हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। हम यहाँ पे 2 प्रश्न हमको करने हैं 50 से 60 शब्दों के बीच में। तो आइए देखते हैं, पहले इकट्ठे रीड कर लेते हैं, उसके बाद में इसके आंसर्स कर लेंगे। तो देखो क्या कहा जा रहा है। पाठ इस जल प्रलय में 1939 में गांव और 1967 में शहर में आई 2 बाढ़ों का चित्रण है। आपको पता, चैप्टर के बारे में पता होगा इस जल प्रलय में। एक तो 49 में और 69 में गांव और शहर में जो जल प्रलय आई थी उसके बारे में यहाँ पे अपने शब्दों में लिखिए दोनों की स्थितियों में क्या अंतर था। लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी बहन रेणु की तरह किसी भी स्त्री को अपनी इच्छा से कहीं आना जाना, निर्णय लेने के अधिकार का स्त्री जीवन में क्या महत्व होता है। एक मिनट दोबारा सुनते हैं। लेखिका मृदुला गर्ग की बहन रेणु की तरह किसी भी स्त्री का अपनी इच्छा से कहीं आना जाना, निर्णय लेने का अधिकार स्त्री के जीवन में क्या महत्व रखता है। मतलब कि उसको दूसरों पे डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। एक फीमेल जो है वो खुद अपने डिसीजन ले सकती है, कहीं आने जाने के लिए खुद स्वतंत्र है। इसके बारे में आपको बताना है। क्या गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्त्री की उच्च शिक्षा बाधक है। पाठ रीढ़ की हड्डी के आलोक में तर्क सहित बताना है कि क्या अगर फीमेल जो है अगर अच्छे से पढ़ लेगी, कोई लड़की अगर अच्छे से पढ़ लेती है तो वो उस एक अच्छी गृहस्थ नहीं बन सकती, अच्छा घर नहीं चला सकती है। तो देखो गलत है ना ये आंसर, इसी के बारे में हमको बताना है। तो देखो पहले प्रश्न का आंसर देखते हैं। 1949 में लेखक ने गांव में बाढ़ देखी जहां सिर्फ पानी का शोर, बर्बादी थी, ऊंचे स्थानों पर लोग शरण ले रहे थे। जबकि 67 पटना शहर की बाढ़ जब उन्होंने देखी तो उन्हें लगा लोग सामान समेट रहे हैं, पानी धीरे धीरे मोहल्लों में घुस रहा है, जहां सूचना से आधुनिक साधन भी मतलब लोगों तक समाचार पहुंच रहा था कि यहाँ पे पानी आने की संभावना है, यहाँ पे खाली कर दीजिए। तो लोग पहले ही सचेत हो रहे थे। जबकि जो गाँव था उन्होंने सिर्फ वहाँ पे, बाद में खबर तो बाद में आई लेकिन पानी का शोर और बर्बादी ज़्यादा वहाँ पे फील हुई। लोग फटाफट अपने जैसे तैसे था, क्योंकि कितना तेज पानी आया तो लोगों ने फटाफट क्या करना शुरू कर दिया, अपना शहर में ऊंची जगह पे जाना शुरू कर दिया। लेकिन जब 67 तक थोड़ा विकास हो चुका था, शहर था, तो आधुनिक रेडियो और अखबार से उनके पास में, रेडियो से जनरली उनके पास में न्यूज़ पहुंच रही थी, तो जहां सेफ है वो वहां पर पहुंच रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं। स्त्री के जीवन में निर्णय लेने और अपनी इच्छाओं के आवाजाही का अधिकार होना उनके आत्मसम्मान और स्वावलंबन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक फीमेल को, एक लड़की को जीवन में अपना निर्णय लेने के लिए, अपना आना जाने के लिए, आत्मसम्मान और स्वावलंबन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनसे उनका विकास होता है, उन्हें समाज में पुरुषों के बराबर खड़ा करता है और उनका मानसिक विकास में भी सहायक होता है। मतलब उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर एक स्त्री, एक बच्ची, एक लड़की खुद आ जा रही है, चाहे स्कूल या अपने खुद के काम खुद कर रही है, तो उनमें अंदर से ही वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जबकि अगर लड़कों की बात करें तो उन लड़कों में क्या होता है, कहीं पे भी आने जाने की परमिशन होती है, लेकिन लड़कियों को कंपैरेटिवली आजकल थोड़ा टाइम चेंज होता जा रहा है, कम परमिशन होते हैं, तो धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस एक लड़की में कम हो जाता है। हम रात को कहते हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए, लड़कों को नहीं रोकते हैं पेरेंट्स, ऐसा, तो धीरे धीरे लड़की के अंदर वो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो उससे नहीं करना, उसकी आवाजाही पर उनका खुद का नियंत्रण होना चाहिए, खुद कंट्रोल करना है भी कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। उसके बाद देखो क्या ऐसा है, पहले तो आंसर आएगा नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको कहा था कि एक लड़की अगर पढ़ लिख लेगी तो वो ज़्यादा अच्छी गृहस्थ बनेगी, ज़्यादा अच्छा घर चलाएगी। रीढ़ की हड्डी पाठ के अनुसार उमा जैसे शिक्षित स्त्री समाज को खोखली परंपराओं को चुनौती दे सकती है। अगर लड़की पढ़ी लिखी होगी तो अपने समाज के बारे में, मतलब अगर उसके साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ वो बोलेगी। पहले की लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता था, उन्हें अपने राइट्स ही नहीं पता होते थे, तो लड़कियां जैसा होता था झेलती थी अपने ससुराल में शादी के बाद। लेकिन आजकल की लड़कियां पढ़ रही हैं, उन्हें अपने राइट्स के बारे में पता है, तो वो जो गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट क्या कर सकती है, चुनौती दे सकती है। उसके बाद उच्च शिक्षा स्त्री को जागरूक बनाती है, वह ग्रस्त होकर अधिक समझदारी और कुशलता से अपना जीवन चला सकती है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हम खंड ख कर रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या करना है, एक विषय पर आपको क्या करना है, संकेत आधारित प्रश्न 100 अनुच्छेद लिखना है। माँ का त्याग, सोशल मीडिया वरदान या अभिशाप, पर्यावरण संरक्षण हमारी जिम्मेवारी। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रश्न नंबर 13 में कि आपको अपने मामा को परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए खुशखबरी बताते हुए पत्र लिखना है, अथवा बढ़ती यातायात की अव्यवस्था और दुर्घटनाओं को आकर्षित करते हुए दैनिक समाचार पत्र में आपको संपादक को एक पत्र लिखना है। 14वां प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या कहा गया, कचरा उठाने की अनियमितता को शिकायत करते हुए निगम को एक पत्र लिखना है। इसके अलावा क्या कहा गया है,
बच्चों में इस तरह के सफाई, पढ़ाई में पीछे होना, इन सब को लेकर आपको एक लघु कथा लिखनी है। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। आत्मनिर्भरता और महत्व के विषय में चर्चा करते हुए संवाद लिखना है माँ बेटी के बीच में, और विद्यालय के पीड़ित हेतु, बाढ़ में पीड़ित हेतु कपड़े और पुस्तक दान शिविर लगाना है। इसके लिए आपको एक सूचना लिखना है। तो ये सारे प्रश्न, अभी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अगर आप ये सारे प्रश्न भी चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। इसका भी वीडियो आसान शब्दों में समझा कर, इसके अलावा भी कुछ आएगा तो आप लिख सकते हैं, तो वो भी मैं बना दूंगी। तो कमेंट कर दीजिएगा। और सभी चैनल के सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइज।